आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक था, अपितु इसने एक श्रेष्ठ अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, इसके अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन और कर प्रशासन में बटा हुआ था। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय प्रशासन। इस समय में शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। राज्य की समस्त शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजा में ही निहित थी। राजा सर्वोच्च शक्ति का केंद्र था। राजा सर्वोच्च शक्ति का केंद्र था, लेकिन राजा की इच्छा जो है वो कानून नहीं हो सकती थी। राजा की शक्ति और निरंकुशता सीमित थी। राजा न तो कानून का निर्माता था और न ही वो निरंकुश हो सकता था। कानून का आधार वेद, स्मृति, सदाचार और शील थे। कुल मिलाकर राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया था। जहां राजा के अधिकार निर्धारित थे, वहीं ही उसके कर्तव्य भी निर्धारित थे। राजा के अलावा राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी और केंद्रीय प्रशासन जो थे उसके दो मुख्य अंग थे, एक राजा, एक मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अलावा मंत्रिण थी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राजा की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में राजा सर्वोच्च शक्ति था, राजा धुरी था, राजा केंद्र था। राजा संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी था। लेकिन राजा के कर्तव्य भी निर्धारित थे और राजा का कर्तव्य था कि जनपद, जाति, कुल के धर्म जो हैं उन पर ध्यान दे। चारों जो वर्ण हैं उनको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाधित करें, प्रजा हितों की पूर्ति करें और अपने हितों को प्रजा हितों के सामने गौण समझे। इसके साथ साथ राजा कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता था। राज्य के समस्त उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था, पदोन्नति करता था, पदोच्चित करता था। मंत्रिपरिषद की सहायता से नीति निर्धारित करता था। गुप्तचरों के द्वारा सूचनाओं का अध्ययन करता था। राज्य के आय व्यय का ध्यान रखता था। राजा को कानून बनाने का अधिकार था विशेष परिस्थिति में। ये राजा के कर्तव्य थे। इसके अलावा राजा के जो अधिकार थे, राजा इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए
प्रजा से कर वसूल करता था। वो प्रशासनिक क्षेत्र में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सैन्य क्षेत्र में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था। राजा की आज्ञा को प्रजा पालित करती थी। तो कुल मिलाकर राजा जो है वो सर्वोच्च शक्ति का केंद्र था, लेकिन उसके दायित्व था, उसका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रजा हितों की पूर्ति करे। राजा कौन व्यक्ति बन सकता था, इसकी भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पुष्टि की है। कौटिल्य के अनुसार राजा ऊंचे कुल का हो, दैवीय बुद्धि और दैवीय शक्ति रखता हो, धार्मिक हो, अति उत्साही हो, सत्यवादी हो, विरोधी बातों से परे हो, सामंतों को वश में करने वाला हो, दृढ़ बुद्धि हो, विनम्र हो, न्यायप्रिय हो। और कौटिल्य का मानना था कि राजा में इतनी व्यक्तिगत योग्यताएं इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रजा उसी का अनुगमन करती है और राजा का श्रेष्ठ होना जरूरी है, तभी प्रजा उसका सम्मान कर सकती है। और चंद्रगुप्त मौर्य में उसने वे सभी गुण देखे थे, इसीलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। अब मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद में कौटिल्य के अनुसार यह संख्या राज्य की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। और डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मंत्री परिषद का अधिवेशन दैनिक राजकार्यों के लिए नहीं होता था, आवश्यक कार्यों के संबंध में ही मंत्री परिषद बुलाई जाती थी। मंत्री परिषद की मंत्रणा जो होती थी वो गुप्त रखी जाती थी। परिषद में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राजा को बहुमत के विरुद्ध भी कार्य करने का अधिकार था। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। प्रत्येक मंत्री के अधीन 1 और 2 विभाग होते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। मंत्री परिषद के अलावा कहीं कहीं 18 का भी उल्लेख है, तो 12 से लेकर 18 जो हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य थे।